हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित विषय के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं 12वीं या इसके अलावा छठी से लेकर जहां तक आपकी स्कूल होती है 12वीं तक, आप सभी विद्यार्थियों को पूरी तरह से मुफ्त एजुकेशन देता है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति को कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। आपको सारे विषय पढ़ाए जाते हैं और कुछ भी छोड़ा नहीं जाता है। किताब का एक एक सवाल, मतलब जो आप बाहर पढ़ने की कोशिश करते हैं पैसे देकर, वो आपको मैग्नेट ब्रेन्स पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाता है। आपको कभी ये नहीं बोला जाएगा कि आप 10 वीडियो 20 वीडियो 2 लेक्चर 3 लेक्चर देखने के बाद 2 चैप्टर पढ़ने के बाद इतने पैसे दीजिए। हमारा कोई सब्सक्रिप्शन प्लान इन चीज़ों में नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सरल रेखाएं। इसमें आज हम लोग देखेंगे इसका परिचय, मतलब सरल रेखाएं होती क्या है और इसके कुछ उदाहरण। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले अगर आप लोग सरल रेखा के बारे में जानना चाहते हैं तो शुरुआत करते हैं सरल रेखा के बारे में। और उसके पहले मैं इस अध्याय की इम्पोर्टेंस बता देता हूँ। इसे आप लिख सकते हैं, चाहे तो नोट करके ऊपर जहाँ आपकी कॉपी है स्टार बना के लिख लेना कि सरल रेखा एवं शंकु परिच्छेद का कक्षा 12वीं में वक्रों के मध्य क्षेत्रफल नाम के अध्याय में बहुत ज़्यादा उपयोग है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, ये 2 चैप्टर, तो आप कक्षा 12वीं में बड़े परेशान हो सकते हैं। हालांकि इतने नहीं है, लेकिन जितना हम पढ़ेंगे उसमें इनके आप वक्र किस तरह बना सकते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं सरल रेखा के बारे में। आप लोग कक्षा 11वीं की सरल रेखा पढ़कर आ चुके हैं, फटाफट उसे रिवाइज करते हैं। कक्षा 11वीं की सरल रेखा क्या थी? सर, कक्षा 11वीं में अगर कोई ऐसा समीकरण था ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां ए बी और सी वास्तविक संख्याएं थी, है ना। ए बी और सी जो थी वो वास्तविक संख्याएं थी, तब हम इसका आरेख बना सकते थे। मैं आपको कुछ कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 3x प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0, इसका आरेख अगर मैं आप लोगों से बनाने का कहूं तो जैसा भी बनेगा एक सीधी रेखा बनेगी, है ना। ओके, अगर यहां कुछ ऐसा भी होता है माइनस मान लीजिए या प्लस 2√2y बराबर 0, तब भी ये एक सरल रेखा है, ये भी सरल रेखा है। ठीक है, अब चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सरल रेखा वास्तव में क्या होती है और हमें यहां क्या क्या चीजें समझने की आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारी भाषाओं में। मतलब अपन 10वीं कक्षा वाली चीज़ें आपको पता है, आप लोग जानते हैं कि सरल रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती है, समांतर होती है, एक दूसरे के ऊपर स्थित हो सकती है। खैर, शुरुआत करते हैं पहले स्टार्टिंग से, जहाँ से आपको चीज़ें अब समझनी पड़ेगी। देखिए, दुनिया में 2 चीज़ें होती है, एक चर और एक अचर, है ना। एक तो होता है चर और दूसरा होता है अचर। चर मतलब वो चीज़ें जिनके मान बदलते रहें किसी भी समीकरण में। अंग्रेजी में इसे वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल का मतलब वेरी होना, चेंज होना, VARY नहीं। चर का मतलब है वो चीजें या कुछ XYZ टाइप चीजें जो बदलती रहे, जिनके मान हर समय बदलते रहे। जैसे अगर आपने x लिखा है तो सरल रेखा के समीकरण में मान लीजिए 3x प्लस 4y प्लस 2, इसमें x और y के आप अलग अलग मान रख सकते थे, है ना। आप x और y के आपकी जो मर्जी करे वो मान रख सकते थे, इसके लिए आपको कोई मना नहीं करता था। तो चर जो है उसके मान कुछ भी हो सकते हैं, जो भी वो लिमिट होगी, मतलब वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होगी। हो सकता है चर के मान समस्त वास्तविक संख्याएं हो सकता है चर के मान थीटा मतलब कोण में कुछ भी हो सकता है चर के मान एक अंतराल में हो। पर चर मतलब ऐसी चीज़ें या ऐसे एक्सप्रेशंस जिनके मान बदल सकते हैं। डन है। अचर मतलब जिनके मान फिक्स होते हैं, बदल नहीं सकते। जैसे अगर मैं लिखता हूं 5, -5, -10, -√3 या +√3, इन सभी का मान आपको पता है 5 का मतलब 5 होता है। आपने लिखा x, y और z, ये 3 है अचर, ये चर है। चर मतलब वेरिएबल, अचर मतलब कांस्टेंट। अंग्रेजी में इनको कांस्टेंट कहा जाता है। ओके, सो चर और अचर के बाद, अच्छा, अचर भी 2 तरह के हो सकते हैं।
अचर ऐसे हो सकते हैं, एक तो है जिनका मान फिक्स है, पता है कि 5 का मान 5 है, 10 का मान 10 है, 20 का मान 20 है। कुछ ऐसे हो जाते हैं जैसे मान लीजिए ए कह दिया ए, जहां ए एक अचर है, ऐसा कह दिया, मान लीजिए एक शब्द मिला जहां ए एक अचर है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए वेरिएबल नहीं है, चर नहीं है, इसका मान कुछ ना कुछ तो है, लेकिन अगर ए का मान एक बार रख दिया तो बाद में उसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपने लिखा y बराबर x प्लस ए, मैंने कहा कि ये a एक अचर है, बहुत कुछ छीना झपटी के बाद आपको पता चला कि x जो a जो है वो 3 रख दिया। अब आप यहां पर a का मान चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए ये भी एक अचर है। तो चर और अचर के साथ बहुत सारे समीकरण बनते हैं, उन समीकरणों में से एक होता है रेखिक समीकरण। सरल रेखाओं में हम रेखिक समीकरण की ही बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले ऐसा समीकरण जिसमें x तथा y दोनों की घात एक हो उसे रेखिक समीकरण कहा जाता है। रेखिक समीकरण दो तरह के हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है ax प्लस b बराबर 0, दूसरा लिखा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब इन दोनों में जितने भी चर हैं, चर मतलब x तथा y, जितने भी चर हैं इन सभी की जो घात है वो एक है ना। x की घात भी एक है, y की घात भी एक है, दोनों सवालों में, मतलब यहां भी x की घात एक है, यहां दोनों की घात एक है। a b और c अचर राशियां हैं, कुछ भी हो सकती है, अचर है। ऐसे समीकरणों को, ऊपर वाले समीकरण को आप कहेंगे एक चर वाला रेखिक समीकरण, क्योंकि यहां चर जो है वो एक है, एक चर वाला, है ना, एक चर वाला रेखिक समीकरण। क्यों भाई साहब? क्योंकि ये जो रेखिक समीकरण है इसमें चर जो है वो एक है। हाँ जी, समीकरण का मतलब कुछ कुछ बराबर 0, है ना, जिसके कुछ मूल आते हैं, ये कहानी बात की है। उसके बाद यहां पर दो चर वाला रेखिक समीकरण हो जाएगा, दो चर वाला रेखिक समीकरण, और ऐसे समीकरण को हम लोग कहते हैं दो चर वाला रेखिक समीकरण। अच्छा, यहां x की जगह y भी हो सकता है, ऐसे मान लीजिए ay प्लस b बराबर 0, तो ये भी एक चर वाला रेखिक समीकरण ही है, या चर जो है वो y है, यहां x था। ये दोनों समीकरण मिलकर निर्माण करते, तीनों, मतलब ये तीनों समीकरण सरल रेखा के समीकरण हो सकते हैं, ये भी और ये भी। जहां a, b तथा c अचर है, एक बात का ध्यान रखिएगा, इस समीकरण में भी, इस समीकरण में भी, इस समीकरण में भी अगर आपसे कहा जाए कि a, b तथा c तीनों अचर हैं, तो किसी के दिमाग में आएगा कि सर क्या मैं c को 0 रख सकता हूं? रख सकते हो। क्या मैं b को 0 रख सकता हूं? रख सकते हो। क्या मैं c को 0 रख सकता हूं? रख सकते हो। क्या मैं a और b दोनों को 0 रख सकता हूं? या फिर मान लीजिए क्या मैं b तथा c दोनों को 0 रख सकता हूं? इन दोनों को एक साथ 0 रख सकते हो? रख सकते हो। ये दोनों भी एक साथ 0 हो सकते हैं। मतलब ऐसा है कि इनमें से एक b और c में से, है ना, b और a में से एक अचर जो है वो अशून्य रहना चाहिए। अगर दोनों शून्य हो जाते हैं तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ये समीकरण बनेगा ही नहीं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं समझने की समीकरण के माध्यम से रेखा को। आपको इस अध्याय में रेखा के भिन्न भिन्न समीकरण देखने को मिलेंगे। आप रेखा की अलग अलग रूप देखने की कोशिश करेंगे, जितने अलग अलग रूप हैं उतने ही आपको ज्यादा तरीके से रेखा को समझने में आसानी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि एक होता है बिंदु, है ना, अगर हम x तथा y निर्देशांक में बात करें तो एक होता है बिंदु। अगर इस बिंदु से एक और बिंदु है जो कहीं दूरी पर स्थित है, जैसे मान लीजिए ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला, जैसे मान लीजिए ये बिंदु है x1 y1 और ये बिंदु है x2 y2, ये b बिंदु है। तो a बिंदु से b बिंदु को जोड़ने वाली जो कहानी है, जैसे मान लीजिए अपन ने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, a बिंदु से b बिंदु को आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, a बिंदु से b बिंदु को आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं और ऐसे भी जोड़ सकते हैं।
ये अलग अलग वक्र है, मतलब इसे भी एक वक्र कहेंगे, इसे भी एक वक्र कहेंगे, ये भी एक वक्र है, ये भी एक वक्र है, ये भी एक वक्र है। तो ए बिंदु से बी बिंदु को जब आपने जोड़ा तो मुझे ये बताइए फटाफट कि सबसे न्यूनतम दूरी कौन से वक्र में है और सबसे अधिकतम दूरी कौन से वक्र में है। तो सर सबसे अधिकतम दूरी तो ये वाले वक्र में है, सबसे न्यूनतम इसमें है ना, ये वाला जो बीच वाली एक सीधी लाइन गई है। अब मैं पूछूं कि बताइए सबसे अधिकतम दूरी कौन से वक्र में, तो बोलोगे ये वाले में हो गई, लेकिन न्यूनतम अभी फिर भी इसमें, सबसे कम दूरी तो यही है, सीधा एकदम निकल जाओ। अब मैं पूछूं कि आप सबसे ज्यादा दूरी किस में, तो बोलोगे सबसे ज्यादा दूरी इसमें, लेकिन सबसे कम दूरी फिर भी इसमें। तो अगर हमें दो बिंदुओं के बीच की एक ऐसा वक्र निकालना हो जिसमें दोनों बिंदुओं के मध्य जो दूरी हो वो बहुत ज्यादा हो, तो ये संभव नहीं है। बहुत सारे वक्र होंगे, इसके बाद ऐसा वक्र और भी हो सकता है, और भी हो सकता है, कोई वक्र तो ऐसा भी हो सकता है, ये तो और बड़ी दूरी हो गई, लेकिन न्यूनतम दूरी सदैव ये रहेगी। तो अगर मैं कहना चाहूं कि हमारे पास दो बिंदु हैं और हमें दो बिंदु की न्यूनतम दूरी के दिशा में एक वक्र बनाना है, तो वो सरल रेखा होगी। क्या होगी? सरल रेखा। आप देख सकते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी बनाने के लिए आप एक सरल रेखा का प्रयोग करते हैं, और सरल रेखा वही होती है। हालांकि इस केस में AB को रेखा का टुकड़ा कहा जाता है। सरल रेखा के लिए माना जाता है कि ना तो इसका कोई शुरुआत है ना अंत है, लेकिन चूंकि आपने A से शुरुआत और B पर अंत किया है, तो आप इसे रेखाखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखाखंड, एक रेखा का टुकड़ा। अब इस रेखाखंड के साथ आपको बहुत कुछ देखना है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस रेखाखंड को अगर हम बहुत आगे बढ़ा दें तो ये बन जाती है सरल रेखा, ऐसे, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है। ये इधर भी अनंत है, उधर भी अनंत है। सरल रेखा की शुरुआत कहां से होती है पता नहीं, सरल रेखा खत्म कहां होती है पता नहीं। अगर सरल रेखा की शुरुआत और सरल रेखा की समाप्ति दोनों में से कोई एक पता हो तो हम उसे रेखाखंड कह देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यहां से एक रेखा शुरुआत ही अनंत तक चली गई, जाती जा रही है, तो ये भी एक रेखा का टुकड़ा है। बहुत बड़ी रेखा थी, आपने यहां से काट दिया बस, तो ये भी एक रेखाखंड होगा। ठीक है, तो रेखाखंड आप, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब किसी भी सरल रेखा को पहचानने के लिए, किसी भी सरल रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, उन दो चीजों में सबसे पहले तो है दो बिंदु। अगर आपको दो बिंदु पता है रेखा पर स्थित, दो भिन्न बिंदु, तो आप किसी भी रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। क्या पता हो? दो भिन्न बिंदु। जैसे मान लीजिए ये दो बिंदु पता है तो आपने ये रेखा बना दी। मान लीजिए आपको ये दो बिंदु पता है तो आप ये रेखा बना देंगे। आपको ये दो बिंदु पता है तो आप ये रेखा बना देंगे। तो उस रेखा पर कोई भी दो बिंदु पता होना चाहिए। अब कोई विद्यार्थी बोलेगा कि सर एक बिंदु से भी तो पता चल जाएगा। तो एक बिंदु से आपने कहा कि सर ये रही रेखा निकल गई, है ना, तो एक बिंदु से एक रेखा और निकल सकती है, ऐसी और भी रेखाएं 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 निकल सकती है। तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं निकल सकती है ना, एक बिंदु से अनंत रेखाएं निकल सकती है। ध्यान रखना इस बात का। कितनी रेखाएं? अनंत। और इन अनंत रेखाओं में से आपको जो रेखा चाहिए, मान लीजिए आपको इस रेखा का समीकरण चाहिए, तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं? बड़ा मुश्किल है। तो इस मुश्किल को हल करने का जो तरीका है वही है कि अगर हमें यह पता हो कि ये रेखा कौन सी है तो हम इसका समीकरण निकालने में इंटरेस्टेड होंगे। जैसे हमें मान लीजिए इसका समीकरण निकालना है, आपने कक्षा 10 में समीकरण दिए हुए थे, उनसे रेखा निकाली है। 11वीं कक्षा में उल्टा है। ठीक है, रेखा दी रहेगी, समीकरण निकालना है, और भी कुछ चीजें हैं। जैसे अब मान लीजिए दूसरा बिंदु पता चल जाए, तो अब मुझे पता है कि इन दोनों बिंदुओं से सिर्फ यही एक रेखा गुजर रही है। क्या कोई और भी ऐसी रेखा है जो इन दोनों बिंदु से गुजर रही? ये जो रेखा है ये यहां कहीं बिंदु से गुजरेगी, ये जो रेखा है यहां कहीं बिंदु से गुजरेगी। और एक रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। एक रेखा पर यहां एक बिंदु है, यहां एक बिंदु है, यहां एक बिंदु है, यहां एक बिंदु है, मतलब एक रेखा पर अनंत बिंदु है। अगर उन अनंत बिंदुओं से आपको कोई भी दो बिंदु मिल जाते हैं तो आप रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। अगर अनंत बिंदुओं में से सिर्फ आपको किसको चाहिए? दो बिंदु चाहिए, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। दो से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए
शुरुआत करते हैं दो बिंदु के साथ रेखा को समझने की। सबसे पहला शब्द यहां पर आता है रेखा की ढाल। क्या होती है? देखिए, जो भी रेखा है कभी ना कभी वो एक्स अक्ष को काटेगी, अगर वो एक्स अक्ष के समांतर नहीं है तो। इस केस को अपन बाद में देखते हैं, लेकिन मान लीजिए एक रेखा ऐसी है जो कभी ना कभी एक्स अक्ष को काटेगी। हाँ जी, जैसे मान लीजिए इस रेखा ने यहां पर काट दिया, तो ये जो रेखा है ये अगर एक्स अक्ष को काट रही है तो सीधा सीधा ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में एक कोण बना रही है, थीटा। क्या आप इस बात को मानते हैं? ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में एक कोण बना रही है, थीटा। इतना क्लियर है? अब ये थीटा जो है वो हर रेखा के लिए यूनिक है। जैसे ये जो रेखा है ये सदैव एक्स अक्ष के साथ थीटा डिग्री कोण बनाएगी। अब ऐसी बहुत सारी रेखाएं हो सकती है जो एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाएगी, उस पर अपन बाद में आते हैं। लेकिन ये रेखा एक्स अक्ष के साथ थीटा डिग्री कोण बना रही है, इतनी बात तो क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो यहां पर अपन मान लेते हैं कोई भी दो बिंदु है x1 तथा y1, ये बिंदु A है, दूसरा बिंदु x2 तथा y2 है। ये जो रेखा है वो मतलब अनंत तक जा रही है, अपन ज्यादा इंटरेस्टेड उसमें नहीं है, ठीक है। अगर ये जा रही है अनंत तक तो जाने दो, ऐसा कुछ। अब आगे की कहानी ऐसी है कि अगर आप इस बिंदु A को और यहां पर एक लंब डालें और यहां से एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींचे, ये जो रेखा है वो y अक्ष के समांतर है और ये जो रेखा है वो x अक्ष के समांतर है। तो अगर ये रेखा x अक्ष के समांतर है तो इस रेखा के साथ, और अगर ये रेखा y अक्ष के समांतर है तो आपके सामने दो छोटे छोटे त्रिभुज बनते हुए दिख रहे हैं, है ना। मान लीजिए आपने यहां से भी एक लंब डाला, ये बिंदु M है, ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु मान लेते हैं, P मान लेते हैं, और ये N बिंदु मान लेते हैं। आपके सामने दो त्रिभुज हैं, पहला त्रिभुज APM है और दूसरा त्रिभुज ABN है। क्या इस बात को आप मानते हैं? अच्छा, अगर ये रेखा x अक्ष है और ये रेखा x के समांतर है, किसके? x के समांतर, और ये x अक्ष है, ये रेखा y अक्ष है और ये जो रेखा है वो y के समांतर है। तो क्या आप कह सकते हैं कि APM और ABN जो त्रिभुज हैं वो लगभग एक जैसे दिखते हैं, है ना। तो अगर एक जैसे दिखते हैं तो अगर ये कोण थीटा है तो क्या ये कोण भी थीटा होगा? हाँ होगा ना, बिल्कुल होगा। इसमें कोई चिंता की बात तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपको ये थीटा कोण निकालना है तो इसको निकालने का एक बढ़िया तरीका है, ये थीटा कोण निकालने का बढ़िया तरीका है आप ये वाला थीटा कोण निकाल लें। और ये वाला थीटा कोण निकालने के लिए आपको n बिंदु चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? n बिंदु चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। n बिंदु के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर कोई भी रेखा y अक्ष के समांतर है, या अगर आप y अक्ष के समांतर चीजों को लेते हैं तो उस पर हमेशा y का मान सेम रहता है। मतलब यहां पर y का मान तो y2 हो जाएगा, ठीक है। और x का जो मान है, अच्छा यहां पर y का मान y2 नहीं। अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है, जैसे ये जो रेखा x अक्ष के समांतर है, तो इस रेखा पर y का मान सदैव स्थिर रहेगा। अगर रेखा x अक्ष के समांतर है तो उस पर y का मान स्थिर रहेगा, तो जो y1 यहां है वही y1 सदैव रेखा पर रहेगा। अगर रेखा y अक्ष के समांतर है तो उस पर x का मान जैसा है वैसा रहेगा, मतलब ये जो बिंदु रहेगा वो x2 y1 रहेगा। थोड़ी समझने की बात है, यहां पर ये बिंदु x2 रहेगा, यहां बिंदु से y1 आ जाएगा। अब आपको निकालना है ये कोण थीटा। ध्यान से सुनना क्या आएगा, मैं त्रिभुज को फिर से बना देता हूं। त्रिभुज है थीटा कोण यहां पर, ये A बिंदु यहां पर जिसके निर्देशांक x1 y1 है, और ये N बिंदु यहां पर जिसके निर्देशांक x2 y1 है, और यहां पर ये B बिंदु है जिसके निर्देशांक x2 y2 है ना, ठीक है। सो अगर मैं ये दूरी निकालने की कोशिश करता हूं, अगर मैं ये दूरी निकालता हूं तो देखिए
y1 तो सेम है, सिर्फ x का जो अंतर है वही आपकी दूरी होगी। दूसरा, यहां से ये जो दूरी है वो x सेम है, तो जो y का अंतर है वही ये दूरी होगी। अगर आप tan थीटा निकालने की कोशिश करें इस केस में, तो tan थीटा बड़ा आसान है, bn बटा an, और bn आपके सामने y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 आ जाएगा, और इसी tan थीटा को कहा जाता है रेखा की ढाल। क्या कहा जाता है? रेखा की ढाल। रेखा की ढाल को दो तरीकों से निकाल सकते हैं, यही है रेखा की ढाल। आप परिभाषा में चाहे तो लिख सकते हैं कि यदि कोई सरल रेखा धनात्मक x के साथ थीटा डिग्री कोण बनाती है, यदि कोई सरल रेखा धनात्मक x के साथ थीटा डिग्री कोण बनाती है, तो उस थीटा डिग्री कोण का tan थीटा ही रेखा की ढाल कहलाता है। ठीक है, और अगर रेखा पर स्थित कोई दो बिंदु है तो रेखा की ढाल इस तरीके से निकाली जा सकती है, उन दोनों बिंदुओं के y का अंतर और उन दोनों बिंदुओं के x का अंतर से भाग दे दो, और रेखा की ढाल को मुख्यतः m से निरूपित किया जाता है। m बराबर tan थीटा या फिर m बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, एंड दैट इज द फाइनल केस। क्या आपको रेखा की ढाल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? चाहो तो छोटे छोटे दो तीन उदाहरण ले लो। जैसे मान लीजिए कोई रेखा धनात्मक x के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसकी ढाल tan 30 डिग्री मतलब 1/√3 होगी। अगर कोई रेखा धनात्मक x के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसकी जो ढाल होगी, जो उसका स्लोप होगा, वो tan 45 मतलब 1 होगा। ढाल को अंग्रेजी में स्लोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लोप कहा जाता है। इस पर अपन बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। तो क्या आप ये समझ चुके हैं कि अगर रेखा पर स्थित अगर दो बिंदु हो तो भी हम ढाल निकाल सकते हैं? रेखा पर स्थित अगर रेखा का कोण पता हो कि x अक्ष के साथ वो क्या कोण बना रही है, तो भी अपन ढाल निकाल सकते हैं। क्या इतना क्लियर है? फटाफट आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले कॉन्सेप्ट को देखा जाए। तो ढाल को परिभाषित कर सकते हैं बड़ी आसानी से कि यदि कोई सरल रेखा x अक्ष के साथ धनात्मक x अक्ष के साथ थीटा डिग्री कोण बनाती है, तभी हम उसका जो ढाल है उसे परिभाषित कर सकते हैं, और ढाल जो होगी वो होगी tan थीटा। डन है? अब देखिए मैं आपको कुछ यहाँ केस बता देता हूं, आपको आसानी रहेगी समझने में। बाकी बातें तो बाद में और भी होती रहेगी। जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है ऐसी, एक रेखा है ऐसी और दूसरी रेखा है ऐसी। अपन और भी कुछ केसेस ले लेते हैं। अगर ये रेखा यहां पर मान लीजिए 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो आप कहोगे सर ये धनात्मक x के साथ तो कोण बना ही रही है ना, ये तो ऋणात्मक x के साथ कोण बना रही है। तो देखो ये जो कोण है ये तब भी हम 60 डिग्री ही लेंगे, क्योंकि इस रेखा को हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे इस रेखा को मान लीजिए थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया ऐसे, मतलब हमें ढाल निकालनी है, कुछ नहीं करना। तो अगर ये रेखा आगे भी चली जाएगी तो कोण तो 60 ही रहेगा। तो इस केस में जो m आएगा वो tan 60 आएगा, tan 60, इसका मतलब √3। और यहां पर m जो है वो धनात्मक है, तो रेखा का जो स्लोप है m जो है वो धनात्मक हो सकता है। ठीक है। दूसरा, ये जो कोण है वो 90 डिग्री से बड़ा है। मान लीजिए 120 डिग्री है ना, मान लीजिए कितना है 120 डिग्री। तो अगर ये 120 डिग्री है तो ये कोण या ये जो ढाल है वो ज्यादा रहेगा, या यूं मान लीजिए कि कोण जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। क्लियर है क्या? यहां पर कोण जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, कितना? 120। तो क्या मैं m का मान निकाल सकता हूं? m है सर tan 120 डिग्री, और tan 120 डिग्री निकालने के लिए हमें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसे लिख सकते हैं tan 180 माइनस 60 डिग्री, और tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, इसीलिए ये माइनस tan x या 60 डिग्री, या फिर इसे माइनस √3 कह सकते हैं। मतलब यहां पर जो ढाल है वो ऋणात्मक है।
तो क्या किसी रेखा की ढाल धनात्मक हो सकती है? हो सकती है। क्या किसी रेखा की ढाल ऋणात्मक हो सकती है? हो सकती है। तीसरे वाले केस में अपन इस रेखा को हटाकर एक ऐसी रेखा ले लेते हैं। यह रेखा x अक्ष के समांतर है। ये जो रेखा है वो x अक्ष के समांतर है। अगर ये रेखा x अक्ष के समांतर है तो मुझे एक बात बताइए, x अक्ष के साथ इसका कोण कितना? आपको साथ कोण तो दिख ही नहीं रहा बनते हुए, है ना? तो अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो वो x अक्ष के साथ 0 डिग्री का कोण बनाती है। कितना? 0 डिग्री का। और अगर ये 0 डिग्री का कोण बनाती है तो इस केस में जो tan थीटा होगा वो tan 0 के बराबर होगा, जो कि 0 होगा। तो यहां पर m का मान 0 है। इस बात को आप नोट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। नोट क्यों कर सकते हैं? ये दोनों केस तो खैर ऐसे ही समझने के हैं। अगर कोई सरल रेखा धनात्मक x अक्ष के साथ 0 डिग्री का कोण बनाती है तो उसकी प्रवणता या उसका ढाल बराबर 0 होगा। स्लोप को प्रवणता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवणता। प्रवणता मतलब ढाल। चलिए, क्या इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर एक और केस में आपको देता हूं, लास्ट वाला। इसे आप लोग फटाफट ट्राई करके बताइए कि अगर कोई रेखा ऐसी है और वो ऐसी निकल गई सीधी y अक्ष के समांतर। अगर कोई रेखा y अक्ष के समांतर है तो इस केस में ढाल कितनी होगी, स्लोप कितना होगा? तो अगर मैं यहां से कहूं तो ये 90 डिग्री का कोण होता है और इस केस में m tan 90 के बराबर होगा और tan 90 का मतलब तो अनंत होता है। तो यहां पर प्रवणता का मान अनंत भी हो सकता है। डन है क्या? क्लियर है? चलिए फटाफट नोट कर सकते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि m का मान 0 हो सकता है? हो सकता है। धनात्मक हो सकता है? हो सकता है। ऋणात्मक हो सकता है? हो सकता है। और अनंत हो सकता है? हो सकता है। तो इस पूरे को अगर मैं एक ही शब्द में समराइज करूं या आपको समझाने की कोशिश करूं तो चूंकि m बराबर tan थीटा होता है और अगर थीटा एक वास्तविक संख्या है, आपको पता ही है कि थीटा यहां कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 से 360 तक कुछ भी हो सकता है, उसके बाद भी कुछ भी हो सकता है। तब tan थीटा का जो मान है वो कुछ भी आ सकता है। कुछ भी आ सकता है मतलब tan थीटा का जो मान है वो ऋण अनंत से लेकर धन अनंत तक कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग फ्रॉम -∞ टू +∞। सो कैन आई से कि जो m का जो मान है मतलब जो प्रवणता है वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मतलब प्रवणता का मान -∞ से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। यहां पर हमें यह बात नोट करने की है कि प्रवणता कुछ भी हो सकती है। अगर कोई आपसे बोले कि प्रवणता 1000 हो सकती है, प्रवणता 10,000 हो सकती है, प्रवणता 20,000 हो सकती है। प्रवणता कैसे निकालते हैं? तो सरल रेखा का कोण दिया रहेगा, कोण के साथ अगर हम tan थीटा निकाल लें तो वही प्रवणता होती है। कोण अलग अलग हो सकता है, 0 से 360 के बीच कुछ भी हो सकता है, पर मैं यहां r क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोण 0 से 360 के बीच कुछ भी है, फिर अगर रेखा घूम गई या फिर अगर कोण बढ़ता चला गया तो वो मिलके अनंत तक पहुंच जाता है। मतलब उसे धनात्मक भी कह सकते हैं, ऋणात्मक भी कह सकते हैं। चलिए, इस केस को भी अपन कवर कर चुके हैं, मतलब शुरुआत में ही देख चुके हैं। अगर रेखा पर 2 बिंदु दिए हैं और दोनों भिन्न बिंदु हो, चाहे वो बिंदु कोई भी हो, मतलब हो सकता है एक बिंदु 0 हो, एक दूसरा कुछ हो। अगर इस केस में x2 y2 और x1 y1 नाम के 2 बिंदु हैं, तब आप रेखा की ढाल बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। अगर ये रेखा यहां tan थीटा कोण बना रही है x अक्ष के साथ, तब भी ये जो tan थीटा है, अगर आपको थीटा नहीं पता है तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो ये है रेखा की ढाल के बारे में। रेखा की ढाल कैसे निकालनी है? 2 तरीकों से, या तो रेखा का कोण दिया हो या फिर उस पर स्थित कोई भी 2 बिंदु दिए हो। डन है क्या? चलिए, 2 रेखाओं के समांतर और परस्पर लंब होने पर प्रतिबंध। जैसे मान लीजिए अपन x अक्ष और y अक्ष को छोड़ देते हैं, ये 2 रेखाएं हैं जो समांतर हैं। एक रेखा ऐसी है जो दूसरी रेखा के साथ लंबवत है।
एक रेखा ऐसी है जो दूसरी रेखा के साथ लंबवत है, तब प्रतिबंध क्या होगा। इस प्रतिबंध को अपन डिराइव भी कर लेंगे, चिंता की बात नहीं है। देखिए, अगर दो रेखाएं हैं और ये दोनों रेखाएं, जैसे मान लीजिए इसकी प्रवणता m1 है, इसकी प्रवणता m2 है, इसकी प्रवणता m1 है, इसकी प्रवणता m2 है। यदि अगर मान लीजिए ये रेखा L1 है और L2 है, दोनों रेखाओं के नाम दे दिए L1 और L2। अगर यदि L1 जो है L2 के समांतर है, L1 जो है L2 के समांतर है, तब M1 बराबर M2 हो जाएगा, मतलब दोनों की प्रवणता समान होगी। इसे ऐसे देख सकते हैं कि यदि दो समांतर रेखाएं, तो मान लीजिए आपका कहीं x अक्ष यहां से गुजर रहा है, तो समांतर होने का मतलब क्या है, जितना ये कोण बन रहा उतना ही कोण ये बनना चाहिए, तभी जाके तो समांतर होगी ना। अगर ये ऐसी है तो ये भी ऐसी होनी चाहिए, अगर ये ऐसी है और ये ऐसी होगी तो थोड़ी ना समांतर हो पाएगी। तो इस केस में ये दोनों रेखाएं या इन दोनों रेखाओं के द्वारा बनाया जाने वाला कोण बराबर होना चाहिए। और अगर कोण बराबर है तो tan θ1 या m1 tan थीटा, m2 भी tan थीटा, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसे अपन और डिराइव करके देखते हैं अभी, मतलब एक रिजल्ट आएगा उसमें अपन देखेंगे इस चीज को। मतलब इसे अगर आपको परीक्षा में बोले कि दिखाइए कि दो समांतर रेखाओं की प्रवणताएं बराबर होती है, तो अपन देखते हैं उस केस को। दूसरा केस लंबवत रेखाएं, जैसे मान लीजिए ये रेखा L1 है और ये रेखा L2 है, और L1 तथा L2 ऐसे एक दूसरे को काट रही, दोनों एक दूसरे पर लंब है। अगर दोनों एक दूसरे पर लंब है तो मान लीजिए L1 का जो प्रवणता है वो m1 है और L2 की जो प्रवणता है वो m2 है। L1 की प्रवणता m1, L2 की प्रवणता m2। तब आप कह सकते हैं कि अगर m1 और m2 का गुणा -1 के बराबर है, तब L1 L2 के लंबवत होगी। मतलब दो रेखाओं के लंबवत होने की कंडीशन क्या है कि उनकी प्रवणताओं का गुणा -1 के बराबर होना चाहिए। अब इतना अपन पढ़ चुके हैं, अपन आइए कुछ कुछ सवाल करके देखते हैं इसे फटाफट। ये रिजल्ट याद रहेगा, इसको अपन डिराइव भी करेंगे, चिंता की बात नहीं है। उन रेखाओं के ढाल ज्ञात कीजिए जो इन बिंदुओं से होकर जाती है। फटाफट 3 बिंदु दिए आपको, मतलब 4 अलग अलग सवाल दिए हैं, उसमें तो 3 बिंदु दिए हैं, बाकी कोण दिया है। आपको ढाल ज्ञात करनी है, कोण ज्ञात नहीं करना है, ठीक है। तो ए वाले प्रश्न में बात करते हैं। प्रश्न नंबर ए, आपको एक बिंदु दिया है x1 y1 बराबर 3, -2। दूसरा बिंदु x2 y2 मान लेते हैं इसको। आप जिसे चाहो उसे x1 y1, जिसे चाहो उसे x2 y2 मान सकते हो, -1, 4। अगर ये x1 y1 x2 y2 है, आपको ढाल निकालनी है। ढाल का मतलब m होता है, m का मतलब tan थीटा। क्या यहां कोण दिया है? नहीं दिया है, तो मैं tan थीटा वाला सूत्र नहीं लगा सकता। तो दूसरा सूत्र कौन सा लगा सकता हूं? y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। क्लियर है क्या? डन। पहले वाले प्रश्न का जवाब हो जाएगा ये। तो अगर आप यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो m बराबर y2 मतलब 4, y1 मतलब -2, तो 4 माइनस 2 बटा -1 -3। क्या ये क्लियर है? ये y2 का मान 4 है, x2 का मान -1, y1 का मान -2, x1 का मान 3। क्या ये क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो यहां से मिलेगा 6, -4, है ना। तो m का मान जो आया यहां से वो आया 3 बटा -3/2। तो ये पहले प्रश्न की प्रवणता है। क्लियर है? अब अगर आपसे पूछ ले कि ये कितना कोण बनाती है x अक्ष के साथ, तो वो कोण जिस पर tan थीटा -3/2 हो। तो सर ऐसा तो कोई कोण नहीं होता है, आपको उस कोण का मान नहीं पता। अगर मैं कहूं कि ऐसा एक कोण बताइए जहां tan थीटा 3/2 है या -3/2 है, तो आप कहोगे सर हमने तो 3-4 कोण पढ़े हैं, 30 हो गया, 60 हो गया, 45 हो गया, 90 हो गया, 0 हो गया। बीच बीच में त्रिकोणमिति में आपने हमें 15 डिग्री 75 डिग्री भी बता दिया था, पर इससे ज़्यादा तो हमें नहीं पता। सही बात है, हम tan थीटा के हर मान के लिए थीटा का हर मान नहीं निकाल सकते।
tan थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो आपसे कोई पूछे कि tan थीटा का मान 3 हो सकता है, हम खुशी खुशी कहेंगे हो सकता है। क्या tan थीटा का मान 3 लाख हो सकता है, हम खुशी खुशी कहेंगे हो सकता है। फिर आपसे पूछे कि tan थीटा का मान अगर 3 लाख है तो थीटा का मान कितना होगा, बोलोगे नहीं पता, तो बोले निकालो, तो बोले वो निकाल भी नहीं सकते, है ना। कुछ चीजें हैं जो हमारे स्कोप से बाहर है। खैर इतना क्लियर है, ये पहला प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में सेम फिजा रहेगी, बस थोड़ी चीजें बदल जाएगी, बिंदु बदल जाएंगे और क्या होगा, बाकी कैलकुलेशन तो सेम ही है। चलो करके देखते हैं। मैं यहां अपना काम बचा लेता हूं। 3 -2 और 7 -2। अब यहां पर मैं आप लोगों को काफी कुछ दिखाने वाला हूं, देखो ध्यान से। y2 का मतलब -2, x2 का मतलब या y1 का मतलब भी -2, y2 y1, x2 का मतलब 7, x1 का मतलब 3, ऐसे ही कुछ देख लो फटाफट। क्लियर है क्या? तो अगर ये 7 और 3 है तो ये तो हुआ -2 + 2 बटा 4, ये आया 0 बटा 4, जिसका साफ साफ मतलब होगा m का मान 0। मतलब कहने का कि b वाले केस में जो सरल रेखा होगी, जो b वाले प्रश्न में सरल रेखा होगी वो x अक्ष के समांतर होगी। b वाले केस में सरल रेखा होगी वो किसके समांतर होगी, x अक्ष के समांतर होगी। यहां पर एक बिंदु आएगा 3, -2 और एक बिंदु आएगा 7, -2। क्लियर है? चाहो तो बना के देख लो, आपको x अक्ष और y अक्ष के बारे में बहुत कुछ जानकारी है। जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 1, 2 और 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, ये 7 है। 3, -2 कहने का मतलब ऐसा, ये 3 है, ये -2 है, ठीक है। उसके बाद 7, -2 कहने का मतलब ये 7 है और ये -2 है। अगर इसे ऐसे बनाओगे, दोनों को मिलाओगे तो रेखा x अक्ष के समांतर होगी। किसके समांतर? x अक्ष के समांतर। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। ट्रिक क्या बता रहा हूं वो देखो, आप बिना ये निकाले बता सकते हैं कि रेखा x अक्ष के समांतर है या नहीं है। अगर दोनों का y1 y2 बराबर है, यदि y1 y2 बराबर है तो इस केस में सदैव रेखा x अक्ष के समांतर होगी। मतलब प्रवणता जो होगी वो 0 होगी, ढाल जो होगी वो 0 होगी। उदाहरण के लिए आपसे कहे कि 3,4 और 2,4, बताइए इस रेखा की प्रवणता कितनी है। y1 y2 बराबर, तो रेखा जो है वो x अक्ष के समांतर, मतलब प्रवणता 0। अगर आपसे कहे कि -10,100 और √3,100, इससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की ढाल दोनों 100 है, तो ढाल m 0 के बराबर। 3 डन है क्या? तीसरे सवाल में भी लगभग आपको यही जानकारी बताने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ अलग तरीके से। तीसरे सवाल को और देख लेते हैं, है ना, फटाफट। क्या आप तीसरे सवाल की ढाल कमेंट में कर सकते हैं क्या आएगी? यदि कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बिंदु है 3, -2, 3,4। अच्छा, ये तो 3, -2 है और ये 3,4 है, तो y2 का मान तो 4 है, माइनस x2 का मान -2। अच्छा, किसी के मन में ये डाउट होगा जरूर कि सर आपको कैसे पता चला कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। आपकी जिसे मर्जी उसे x1 y1, जिसे मर्जी उसे x2 y2 ले लेना। बस इतना करना कि अगर इसे x1 लिया है तो इसे y1 लेना। ऐसा ना हो कि हमने इसे x1 ले लिया तो इसे y1 लेंगे, नहीं, जो x1 है उसके साथ वाला y1 है, तो y2 - y1, उसके बाद x2 का मान भी 3, y2 का मान भी 3, और ये जो कहानी है वो मिली 6/0। 6/0 मतलब अब मैं इसको m बराबर अनंत नहीं लिख सकता। 6/0 में इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि m अनंत के बराबर है, ये लिखना गलत होगा, है ना। कुछ भी एक वास्तविक संख्या बटा 0। मैं आपको कुछ चीजें बताऊं, देखो पहले इसको देख लेते हैं। इसे ऐसा लिखा जाता है कि m जो है वो अनंत की तरफ जा रहा है, मतलब जो ढाल है वो अनंत तो है, लेकिन अनंत के बारे में किसी को पता नहीं है वो कितना है, इसीलिए अनंत के आसपास जा रहा है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि 0/4, तो आप कहोगे 0।
4/0 तो आप कहोगे अनंत की तरफ जाएगा। अगर कोई आपसे कहे 0/0, अगर अंश भी 0 और हर भी 0, तब क्या होगा? तब हम कहेंगे कि हम इसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखो अगर किसी संख्या के अंश में 0 है और नीचे कोई एक वास्तविक संख्या है अशून्य है, तो ऊपर मतलब संख्या का मान 0। अगर हर में 0 है और अंश में कोई एक अशून्य संख्या है तो अनंत। अगर अंश और हर दोनों 0 है तब हम बड़ा मुश्किल से कहेंगे कि क्या होगा पता नहीं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक, तो खैर बातें इसके बारे में होगी कक्षा 12वीं में, 11वीं में होगी, सीमा में। खैर क्या ये बात ठीक है? अगर इसका आप आरेख बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो रेखा है वो y अक्ष के समांतर है। चाहो तो देख लो, 3, -2 है ना, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये बिंदु 3, -2 होना चाहिए। उसके बाद 3, 1, 2, 3 और 4, तो ये बिंदु 3, 4 होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करूं ऐसा कुछ, तो ये जो रेखा है वो y अक्ष के समांतर होगी। ठीक, तो यदि यहां से ध्यान रख लेना कि यदि m जो है वो अनंत पर है तो रेखा y अक्ष के समांतर है। किसके? y अक्ष के समांतर है। और इसे पहचानने की निंजा टेक्निक क्या है? टेक्निक ऐसी है कि यदि दोनों का x1 x2 बराबर है, यदि दो बिंदुओं का x1 x2 बराबर है, तो m का मान अनंत जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि y1 y2 भी बराबर हो जाए, है ना। अगर x1 y1 और x2 y2 और x1 y1 दोनों बराबर हैं, मतलब दोनों रेखाओं के x x और दोनों रेखाओं के y y अगर बराबर हैं, तो वो दो भिन्न बिंदु नहीं होंगे, सिर्फ एक ही बिंदु होगा, है ना, और वहां पे हम ढाल नहीं निकाल सकते। तो ये हो गए इस प्रश्न नंबर सी का जवाब। डन है क्या? तो इस तरह से आपने तीनों प्रश्नों को हल कर लिया है। यहां उम्मीद है कि आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। डन। प्रश्न नंबर डी सिंपल है, क्वाइट सिंपल, बहुत सरल। धनात्मक x के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब धनात्मक x के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए, ये रेखा, चाहे ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ऐसी अनंत रेखाएं हो सकती है ना। तो उस केस में सभी रेखाओं का अगर 60-60 डिग्री का कोण है तो m का जो मान होगा, कोण दिया है तो 60 डिग्री, मतलब m बराबर tan थीटा। m मतलब स्लोप, स्लोप मतलब √3, √3 मतलब अपरिमेय संख्या। तो यहां पर m का मान 60 डिग्री हो चुका है, या m का मान √3 हो चुका है। डन है। अब आप बोलोगे कि सर अगर ये रेखाएं सभी की प्रवणता समान है तो फिर हम इन्हें एक ही रेखा क्यों नहीं बोल सकते? तो हमने अभी अभी पढ़ा कि यदि दो रेखाओं की प्रवणता समान है, ढाल समान है, स्लोप समान है, तो वो समांतर रेखाएं होती है। क्या होती है? समांतर रेखाएं। तो बस समांतर रेखाओं में ढाल जो होती है वो समान होती है। ओके, दो रेखाओं के बीच का कोण, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैंने बोला था कि अब अपन डिस्कस करने वाले हैं और अपन डिस्कस करेंगे भी। मान लीजिए ये दो रेखाएं हैं ऐसी, एक x अक्ष के साथ θ1 का कोण बनाती है और दूसरी x अक्ष के साथ θ2 का कोण बनाती है। क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है? एक x अक्ष के साथ θ1 डिग्री का कोण बनाती है, दूसरा θ2 के साथ या दूसरा x अक्ष के साथ θ2 डिग्री का कोण बनाती है। ये रेखा L1 है, ये L2 है और ये x अक्ष है। तो क्या आप कह सकते हैं कि L2 का जो M2 होगा वो tan θ2 होगा, ठीक है, और अगर L1 का M1 होगा वो tan θ1 होगा, दोनों का स्लोप कोण के सापेक्ष। इतना क्लियर है? आपको ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या है। अब अगर आपको ये कोण दिया जाए और ये कोण दिया जाए तो आप ये वाला कोण बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आपको इन दोनों के बीच का ये जो कोण है थीटा, ये चाहिए। जैसे मान लीजिए आपसे कहा कि यार ये 50 डिग्री का कोण है, ये 40 डिग्री का कोण है, तो बताइए ये वाला कोण कितना होगा। तो उसे निकाल सकते हैं ज्यामिति के माध्यम से।
पर अगर ये कोण ना दिए हो, जैसे मान लो इन दोनों रेखाओं की प्रवणताएं दी हो कि मान लीजिए पहली रेखा की प्रवणता 3 है और दूसरी रेखा की प्रवणता 7 है। अब आप सोचोगे कि अगर दोनों रेखा, एक रेखा की प्रवणता 3 है, एक की प्रवणता 7 है, तो मैं इन दोनों के द्वारा x अक्ष पे बनने वाला कोण निकाल लूं, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि tan 3 और tan 7 का मतलब tan थीटा का मान 3 कब होगा, tan थीटा का मान 7 कब होगा, हमें नहीं पता। तो अब हमें प्रवणता की सापेक्ष या प्रवणता की मदद से ही दोनों के मध्य कोण निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रवणता की मदद से ही दोनों के मध्य कोण निकालना पड़ेगा। तो हम जो दो रेखाओं के बीच कोण निकालने जा रहे हैं वो इन दोनों रेखाओं की प्रवणताओं की मदद से निकालने जा रहे हैं, है ना? क्लियर है? अच्छा, अगर ये कोण थीटा है तो क्या ये कोण भी थीटा होगा? बात तो क्लियर है? ठीक है। अब अगर ये बिंदु मान लीजिए A है, ये B है और ये C है। अब त्रिभुज ABC को आप थोड़ा सा अलग बनाने की कोशिश कीजिए। अलग मतलब थोड़ा सा इसे इस साइड में बना लेते हैं, है ना? ये A बिंदु था, ये B बिंदु था और ये C बिंदु था। C बिंदु पर ये कोण θ2, यहां पर θ1 और ये कोण थीटा। क्लियर है क्या? θ2, θ1 और कोण थीटा। A, B और C नाम के 3 बिंदु हमारे सामने हैं। क्लियर है? हमें थीटा निकालना है, tan थीटा निकालना है, कुछ भी करके हमें मतलब इन दोनों रेखाओं के मध्य का कोण निकालना है। अगर ये θ2 है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो कोण है वो कितना होगा? सर ये कोण जो होगा वो 180 माइनस θ2 होगा क्या? अरे पढ़ा था ना, ऐसा तो अपन कक्षा 9वीं 10वीं में पढ़ के आ रहे। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद ये जो तीनों त्रिभुज के कोण है, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन तीनों का माप 180 होना चाहिए। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होना चाहिए ना? देख लो ध्यान से, ये कोण और ये कोण 180 से 180 गया, थीटा प्लस θ1 माइनस θ2 बराबर 0 या थीटा बराबर θ2 माइनस θ1। तो आपने इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकाल लिया, θ2 बराबर या थीटा बराबर θ2 माइनस θ1। अब जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि एक रेखा है ना? आपको बोला जाए कि एक रेखा है जिसकी प्रवणता m1 जो है या m2 जो है वो √3 है और m1 जो है वो 1/√3 है। इन दोनों के मध्य का कोण निकालिए कितना होगा? तो आपने कहा कि अगर ये m2 √3 है तो मैं वो कोण निकालता हूं जहां पर tan थीटा जो होगा, मतलब tan θ2 निकाल लेते हैं इसके लिए, तो θ2 का मान 60 डिग्री है। मतलब जो ये m2 है, अगर ये θ2 जो कोण है वो 60 डिग्री है, क्योंकि m2 का मान √3 आया। उसी तरह से आप θ1 का मान निकाल सकते हैं, tan थीटा या tan θ1 बराबर √3। तो θ1 का मान 60 डिग्री, 30 डिग्री। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों रेखाओं के मध्य जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद तो करेगी क्योंकि समांतर रेखाएं नहीं है। अगर रेखाएं समांतर नहीं है तो प्रतिच्छेद करेगी। समांतर क्यों नहीं है? क्योंकि m1 m2 बराबर नहीं है। तो इनके बीच का कोण कितना है? तो ये सिंपल है, बड़ा सरल है सर, कि जो कोण होगा वो होगा θ2 माइनस θ1, मतलब 60 माइनस 30। तो यहां से जवाब आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है? इतना क्लियर था ना? तो इन दोनों रेखाओं के बीच कोण ऐसे निकाला जाए। लेकिन अब सवाल को मैं थोड़ा सा गंभीर बनाता हूं, ठीक है? अब मैं बनाता हूं थोड़ा सा गंभीर सवाल को, ठीक? देखना ध्यान से। मान लीजिए मैंने आपको m1 का मान दिया 5 और m2 का मान दिया -10। तो आप लिखेंगे कि यार मुझे वो कोण निकालना है जहां पर θ2 5 हो। आपको पता है tan थीटा 5 कहां होता है? नहीं पता। फिर अगर मैं जानना चाहूं कि वो कोण जहां पर tan का मान -10 आए, नहीं पता। अब आपको ना तो θ1 पता है ना θ2 पता है, तो क्या आप θ2 माइनस θ1 निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। इसका मतलब इस केस में हम θ1 θ2 नहीं निकाल सकते। और अगर आपको याद हो तो आपको tan थीटा की 2-4 मान ही पता है, अनंत मान होते हैं tan थीटा के। तो बड़ी मुश्किल है। अब कोण कैसे निकालेंगे उसे देखो। आपको यह पता चला है कि दोनों
कोणों का जो अंतर है वो थीटा के बराबर है और थीटा ही दोनों रेखाओं के मध्य कोण है। चूंकि आप ये देख चुके हैं, चूंकि थीटा बराबर θ2 माइनस θ1, आपने दोनों साइड tan थीटा लिख दिया। tan थीटा बराबर tan θ2 माइनस θ1। क्या ये चीज क्लियर है ना? हमने क्या किया, tan थीटा के रूप में आंसर निकालने की कोशिश की है। tan थीटा बराबर tan θ2 माइनस tan θ1, क्योंकि थीटा और θ2 माइनस θ1 बराबर है। यहां एक छोटा सा सूत्र था कि tan a माइनस b, याद होगा आप लोगों को। tan a मैंने कहा था त्रिकोणमिति है, उसके बिना आप कक्षा 11वीं में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। 12वीं तक तो पहुंचना बड़ी दूर की बात है। त्रिकोणमिति आपको पढ़ाया गया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था, बहुत पहले हम पढ़ चुके। तो tan a माइनस b, तो क्या यहां से tan थीटा हो जाना चाहिए tan θ2 माइनस tan θ1 बटा 1 प्लस tan θ2 tan θ1। और tan θ2 tan θ1 के बारे में फटाफट बताइए, क्या आपको tan θ2 पता है? पता है, tan θ2 m2 के बराबर, tan θ1 m1 के बराबर। तो क्या यहां से tan थीटा जो कि दोनों रेखाओं के मध्य कोण है वो m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 m2 हो जाएगा। और यही जानकारी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर दो रेखाएं हैं, सुनना ध्यान से, यहां पर आपको प्रवणताएं, बेसिकली रेखाओं में आपको प्रवणताएं दी रहेगी। आपको यह नहीं दिया रहेगा कि ये इतना कोण बनाती है, ये तो शुरू के सवालों में हो सकता है। प्रवणताएं दी रहेगी और प्रवणताओं की मदद से आपको उनके बीच का कोण निकालना है। तो प्रवणताओं की मदद से उनके बीच का कोण इस तरह से निकाला जाता है। जैसे उसी सवाल को पकड़ते हैं कि अगर m1 का मान -10 है और m2 का मान 5 है, तो अब यहां पर आप m1 m2 का मान रख के tan थीटा निकाल सकते हैं। ये कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेखा है जिसकी प्रवणता 5 है और दूसरी रेखा है जिसकी प्रवणता -10 है। तो यहां पर आपको पता है कि इन दोनों रेखाओं के बीच का अगर कोण निकालेंगे तो m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 m2 आएगा। तो tan थीटा जो है m2 मतलब 5 माइनस -10 बटा 1 प्लस 5 गुणा -10। तो tan थीटा जो मिलेगा वो मिलेगा ऊपर 15 और नीचे 1 माइनस 50। तो tan थीटा बराबर 5 बटा -49। अब थोड़ी सी यहां एक समस्या और भी है। समस्या यह है कि जो कोण होता है ना दो रेखाओं के बीच का, उसे हम न्यून कोण ही लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये जो कोण है, ये कोण भी हो सकता था, पर हमने इसको छोड़कर इस वाले कोण को दो रेखाओं के बीच का कोण कहा। अगर रेखाएं ऐसे प्रतिच्छेद करती है तो इसकी जगह में ये वाले कोण को प्रेफर करूंगा। तो दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण है वो सदैव न्यून कोण रहेगा। क्या रहेगा? न्यून कोण। ध्यान रखना यहां पर थीटा जो होगा या तो वो 90 डिग्री हो सकता है या फिर वो 0 हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो यहां पर ये tan थीटा धनात्मक आना चाहिए। फटाफट बताइए इसे धनात्मक कैसे कर सकते हैं। मतलब हम ये बोलते हैं कि ऋणात्मक मान को धनात्मक ले लो, है ना। उसका दूसरा तरीका है, आप इसे फटाफट नोट कीजिए। तो देखो यार, चूंकि थीटा 0 और 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो tan थीटा सदैव उस केस में धनात्मक रहना चाहिए। इसीलिए हम यहां एक स्पेशल चीज का प्रयोग करते हैं, उसे बोला जाता है मापांक। मापांक फलन अपन पढ़ चुके हैं संबंध और फलन में। उसका मतलब है कि अगर दो डंडे लगा दिए गए तो सब कुछ मान जो ऋणात्मक है वो भी धनात्मक बन जाता है। इसीलिए यहां पर भी आपको मापांक और यहां पर भी मापांक देखने को मिलेगा। देख लेना ध्यान से, आपकी किताब में भी यही है। इसीलिए यहां पर भी मापांक को चलाने दो। मापांक का काम यहां पड़ता है, अगर अंदर का मान ऋणात्मक है तो उसे कर दिया जाए धनात्मक। तो बेसिकली इन दोनों रेखाओं के बीच जो कोण होगा उसका tan थीटा इतना होना चाहिए। तो कोण कितना होना चाहिए फिर हमें नहीं पता, नहीं जानते यार, कैसे निकालेंगे बताओ? आपको पता है क्या कैसे निकालोगे? नहीं निकालोगे। तो चलिए, ये हुआ दो रेखाओं के मध्य कोण का कॉन्सेप्ट। अब समांतर तथा लंबवत रेखाएं, मैंने आपसे कहा था कि इसको हम प्रूव कराएंगे कैसे होती है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए ये दोनों रेखाएं हैं,
पहले की प्रवणता m1 है, दूसरे की प्रवणता m2 है, दोनों के मध्य कोण थीटा है, तो आपने कहा tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 m2। फिर किसी क्रांतिकारी विद्यार्थी के दिमाग में सवाल होगा कि सर m1 m2 किसे माना जाए, किसे मैं m1 बोलूं, किसे मैं m2 बोलूं, क्योंकि यहां पर अगर मान लीजिए m1 का मान 5 है, m2 का मान 10 है, मतलब दो प्रवणताएं हैं, एक 5 है और एक 10 है। मुझे ये किताब में नहीं लिखा है कि एक m1 कौन सा है, m2 कौन सा है, तो मैं किसे m1 किसे m2 मानूं। अगर इसे m1 और इसे m2 माना तो m2 माइनस m1 तो 5 आ जाएगा, लेकिन अगर इसे m2 और इसे m1 माना तो ये -5 आ जाएगा। तब हम क्या करेंगे, आप बिंदास जो मर्जी करें, उसको m1 उसको m2 मान सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही मापांक फलन लगा दिया है। ऋणात्मक मान आएगा तो धनात्मक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन पहला केस, अगर दो रेखाएं समांतर हैं, तो इन दोनों रेखाओं के बीच कितना कोण बनना चाहिए, 0 डिग्री। मतलब इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 0 होना चाहिए, मतलब जो tan थीटा ये वाला है वो 0 होना चाहिए, मतलब m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 m2 ये 0 होना चाहिए। और अगर ये 0 है तो एक भिन्न तभी 0 हो सकता है जब उसका अंश 0 हो, मतलब m2 माइनस m1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और भाई साहब इस केस में m1 m2 बराबर होने चाहिए। ठीक, केस नंबर 2, जिसे मैंने कहा था कि मैं आपको यह सिद्ध करा दूंगा कि ऐसा होता है। अगर ये दोनों रेखाएं लंबवत हो जाती है, तो लंबवत रेखाओं में जो कोण होता है वो 90 डिग्री हो जाता है, मतलब जो tan थीटा आएगा वो 90 डिग्री आएगा। अगर tan थीटा 90 डिग्री आएगा, या tan थीटा 90 डिग्री नहीं आएगा, अगर थीटा 90 डिग्री है तो tan थीटा अनंत पर जाएगा, बहुत दूर तक, है ना, जहां कोई आता जाता नहीं। तो tan थीटा अगर अनंत है तो क्या आप कह सकते हैं कि m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 m2 ये अनंत है, और एक भिन्न अनंत को तभी स्पर्श कर सकता है जब उसका हर 0 हो। मतलब कुछ बटा कुछ अनंत तभी होगा जब नीचे वाला जो कुछ है वो अनंत या 0 हो जाए, मतलब ऐसा। या फिर m1 m2 बराबर -1, जो कि अपन देख चुके थे पहले ही। तो दो रेखाओं के समांतर और लंबवत होने के ये दो केसेस हैं। उम्मीद है आप इन्हें नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। डन है क्या, क्लियर है? दो रेखाएं लंबवत कैसे होती है, ऐसे होती है। दो रेखाएं समांतर कैसे होती है, ऐसे होती है। दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। यहां पर इन तीनों केस में आपको दोनों रेखाओं के या दोनों रेखाओं का कोण नहीं दिया हो तो भी चलेगा। कोण नहीं दिया हो तो अच्छी बात है, हम यहां m1 m2 का प्रयोग कर लेंगे, है ना। m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। डन है क्या? चलिए, मतलब हम प्रवणताओं के माध्यम से भी दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकाल सकते हैं, और प्रवणताओं को देखकर भी बता सकते हैं कि दोनों रेखाएं लंबवत है या नहीं है। डन। चलो यार, ये इतना अपन पढ़ चुके हैं। अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, प्रश्नों की तरफ। दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 है, और एक रेखा की ढाल अगर 1/2 है तो दूसरी रेखा की ढाल निकालिए। बढ़िया सवाल है, पहले सवाल को समझा जाए। आपको ना यहां पर इनने क्या दिया है, इनने बोला है कि ये जो कोण है भाई साहब, ये जो थीटा आप जिसे कहते हो, ये π/4 है, मतलब 45 डिग्री कोण है। आपको ये पहले से ही दिया हुआ है, आपको निकालना नहीं है। एक रेखा की प्रवणता m1 मान लेते हैं 1/2 है, तो दूसरी रेखा की प्रवणता के बारे में आपका क्या ख्याल है, प्रश्न ये है। अब अगर ऐसा है तो यहां से चूंकि आप लोग जानते हैं, चूंकि tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 m2 मापांक। ठीक, तो tan थीटा, थीटा तो आपको दिया है। अगर थीटा दिया है तो क्या मैं लिख सकता हूं tan π/4 बराबर
M2 के बारे में जानकारी कतई नहीं है, M1 के बारे में जानकारी है कि ये 1/2 है, प्लस ये 1 प्लस M2 गुणा 1/2 है, ऐसा कुछ है ना। तो देखो यार क्या आता है, ये आएगा 10π/4 का मतलब तो 1, यहां से लघुत्तम लेकर हल करोगे तो 2m2 माइनस 1/2, नीचे वाले बटा 2 से कट जाएगा 2 प्लस m2, ऐसा है भाई साहब। अब यहां से आपको देखना है कि m2 के मान क्या क्या हो सकते हैं। अब यहां एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को याद रख लेना ना, आप चूंकि बोर्ड के विद्यार्थी हो इसलिए मैं आपको चीजें बार बार बता रहा हूं। अगर x का मापांक a संख्या के बराबर है, यदि x का मापांक a संख्या के बराबर है और a धनात्मक है ना, यहां पर a जो है वो धनात्मक एक संख्या है, तो x जो होगा प्लस माइनस a के बराबर होगा। इसे आप बराबर भी कह सकते हैं, अगर a 0 के बराबर भी है तो प्लस माइनस 0 0 के बराबर, तो x या तो a के बराबर होगा या माइनस a के बराबर होगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि मापांक x अगर 5 के बराबर है तो x का मान क्या है, मतलब वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका मापांक 5 है। तो मुझे पता है कि मापांक फलन में अगर 5 लिखा हो तो उसका मापांक 5 है, अगर -5 लिखा हो तो भी उसका मापांक 5 है, इसीलिए प्लस माइनस दोनों लगाए जाते हैं, +5 और -5 दोनों चलेंगे। चलिए अगर ऐसा है तो फिर मैंने यहां पर मापांक फलन का प्रयोग करने की कोशिश की, ये मापांक हटेगा, इस मापांक को कोष्टक मत मानना, कोष्टक हटाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, मापांक हटाने के लिए आपको प्लस माइनस लगाना होता है। तो ये इधर आएगा +-1 बराबर 2m2 -1 बटा 2 प्लस m2। अब इसमें छोटे छोटे केस हो सकते हैं। केस क्या हो सकता है? पहला केस ये है कि एक बार आप 1 मान ले लो, दूसरी बार -1 ले लो। तो केस नंबर 1, केस 1 कि यदि यहां पर आप प्लस चिन्ह लेते हैं तो 1 बराबर 2m2 -1 बटा 2 प्लस m2। अब इसे हल करने के लिए शायद आपको कोई स्पेशल टेक्निक की आवश्यकता नहीं है, m2 को यहां भेजो, 2 को यहां भेजो, तो आपको मिलेगा 2 प्लस m2 बराबर 2m2 -1। m2 को उधर भेजा तो कट गया, इधर भेजा तो बच गए 3, 1 को इधर भेजा तो हो गए 3, तो यहां से m2 का जो मान आया वो आया 3। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कहेगा? केस नंबर 2 कहेगा कि हो सकता है यहां +1 की जगह -1 मान भी हो। जब मापांक लगता है तो केस बनते हैं भाई लोगों। -1 अगर आ जाए तो -1 बराबर 2m2 -1 2 प्लस m2। अगर मैं -1 का गुणा करता हूं तो -2 -m2 बराबर 2m2 -1। m2 को वहां भेजने पर 3, 1 को वहां भेजने पर -1, तो क्या यहां से m2 का मान -1 बटा 3 आ जाएगा? आ जाएगा, -1 बटा 3 आ जाएगा। अब इस प्रश्न में आपको m2 के 2 मान मिले हैं। अगर m2 का मान 3 होता है तो भी इन दोनों रेखाओं के बीच π/4 का कोण आता है। अगर m2 का मान -1 बटा 3 रहता है तो भी इन दोनों रेखाओं के बीच π/4 का कोण आता है। मतलब ऐसा है कि यहां 2 रेखाएं हो सकती है। प्रश्न को थोड़ा समझ लो। अगर ये एक रेखा है जिसकी प्रवणता 1/2 है, तो एक रेखा ऐसी जो इसके साथ π/4 का कोण बना ले। यहां पर मान लेते हैं कि m2 का मान 3 आया। दूसरी रेखा ऐसी भी हो सकती है जो इधर π/4 का कोण बना ले, तो यहां पर मान लेते हैं कि m2 का मान -1/3 आया। 2 अलग अलग रेखाएं हो सकती है, कहने का मतलब यह है। डन है क्या? तो एक इधर साइड, एक इधर साइड, मुद्दा यह है। अब यहां पर आप कोण को धनात्मक ऋणात्मक नहीं लेंगे क्योंकि हमें 2 रेखाओं के बीच का कोण निकालने को कहा है और हम इसे सदैव धनात्मक मानते हैं। चलिए, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 को भी आप समझ चुके हैं, हल कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। -2,6
4,8 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा x, 12 और x, 24 को मिलाने वाली रेखा पर लंब है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बड़ी सिंपल सी कहानी है। कहानी ऐसी है कि एक रेखा ऐसी है, दूसरी रेखा ऐसी है। अब मान लीजिए इस रेखा पर दो बिंदु है, -2,6 और 4,8। इस रेखा पर दो बिंदु है, ये मतलब ये दोनों बिंदु हो सकता है इधर आ जाए, हो सकता है एक बिंदु उधर रहे, एक बिंदु इधर रहे, फर्क इससे नहीं पड़ना है, कुछ फर्क नहीं पड़ना है। दूसरा बिंदु अपन यहां मान लेते हैं कि एक बिंदु है 8,12, दूसरा x, 24 और प्रश्न के अनुसार ये दोनों एक दूसरे पर लंब है। क्या ये बात ठीक है? अभी मेरी बात समझने की कोशिश करो। मान लो ये रेखा L1 है, मान लो ये रेखा L2 है। क्या आप इन दोनों की प्रवणताएं निकाल सकते हैं? बिल्कुल, उम्मीद है पूरी। अगर मैं L1 की प्रवणता निकालने की कोशिश करूं, क्या आएगी? L1 की प्रवणता को आप M1 कह सकते हैं। प्रवणता का मतलब ढाल ही होता है, स्लोप ही होता है। क्या होता है सर? ये ढाल होता है दोनों y वाले बिंदुओं का अंतर बटा x वाले बिंदुओं का अंतर। तो y2 अगर आप 8 को मानते हैं, जो आपकी मर्जी उसे मान सकते हैं। मान लीजिए मैंने 8 मान लिया, तो 8 - 6 बाद वाला बिंदु y होता है, तो x2 4 होगा, -2 ये होगा। तो कुल मिलाकर ये 2,6 आना चाहिए। 2,6 मतलब 1/3। तो M1 का मान 1/3, 2/6 आएगा। बिल्कुल। अब अगर मैं यहीं पर L2 की प्रवणता निकालने की कोशिश करूं तो यह भी आसान है, इसे आप M2 कह सकते हैं। L2 की प्रवणता कैसे निकलेगी? सेम फॉर्मूला, y2 - y1 x2 - x1। अगर इस फॉर्मूले से लगाओ तो इसे y2 मान लो, इसे y1 मान लो, तो 24 - 12 बटा, अगर इसे y2 माना है तो ये x2 होगा। इसे आपने x2 की जगह x लिख दिया और यहां लिख दिया 8, क्योंकि आपको नहीं पता कि x2 कितना है, वही निकालना है। ये सरल होकर आया 12/x - 8। अब चूंकि प्रश्न में L1 L2 के समांतर है, इसीलिए M1 और M2 का गुणा -1 के बराबर होना चाहिए। देख चुके हैं अपन। M1 1/3 कूल है, M2 12/x - 8 ये भी सही है, -1 के बराबर, 1 के बराबर नहीं। 12 बटा, तो 3 से 12 कटा 4 बार यार, तो यहां पर बचा 4 बराबर -x - 8 या फिर 4 बराबर -x + 8। और अगर मैं 8 को यहां भेजूं तो -4, तो कुल मिलाकर यहां से मिलेगा -x बराबर -4 या x बराबर 4। तो अगर x का मान 4 होता है, अगर x का मान 4 होता है, तब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होगी। इसी तरह से सवालों को हल करना है। अगर यहाँ समांतर होता तो बात अलग होती, मतलब समांतर अगर होता, हाँ कुछ न कुछ मान आ जाता, अगर समांतर भी होता तो इसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है। समांतर वाले केस को आप लोग एक बार हल कीजिए कि अगर यही बिंदु, ये दोनों बिंदु और ये दोनों बिंदु वाली रेखा अगर समांतर है तो क्या मान आएगा x का? बहुत बड़ा मान आएगा मे बी। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अगर कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। 3 बिंदुओं की संरेखता। अब कक्षा 10 में आपने संरेखता देखा था और संरेखता देखते समय आपने उसको हल भी किया था। कैसे निकालते थे? जैसे अगर 3 बिंदु हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 y1 ये बिंदु A है, ये बिंदु B है x2 y2, और ये बिंदु C है x3 y3। अब इन केस में आपको चाहिए संरेखता। अब संरेखता निकाले कैसे वो देखो। संरेखता मतलब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो। क्या हो सर?
संरेखता का मतलब है तीन बिंदु एक रेखा पर स्थित हो। दो बिंदु सदैव एक रेखा पर ही स्थित होंगे, तीन बिंदु के बारे में पता नहीं, एक ही रेखा पर स्थित हो। देखो जैसे मान लो ये दो बिंदु हैं, अब ये दो बिंदु सदैव एक रेखा पर स्थित है, हो सकता है तीसरा बिंदु यहां हो, तो ये तो उस रेखा पर स्थित नहीं है। अगर तीन बिंदु एक रेखा पर स्थित है तो हमें ये वाली कंडीशन निकालनी है और कुछ नहीं निकालना है। अगर तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है तो क्या कंडीशन होगी। अब देखो यहां बड़े ध्यान से बात को सुनना, आपने कक्षा 10 में इसे हल किया था। कक्षा 10 में आपने क्या किया था कि अगर तीन बिंदु हैं तो इन तीनों के द्वारा बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होना चाहिए। एक तो कंडीशन ये है, एक केस तो मतलब एक तरीका तो ये है कि अगर आप यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले इन तीन बिंदुओं द्वारा बनने वाले त्रिभुज का, तो ये शून्य होना चाहिए कक्षा 10 के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। दूसरा कॉन्सेप्ट थोड़ा और यहां सरल है, यहां आपको इससे थोड़ा सरल कॉन्सेप्ट ये है, ये तो त्रिभुज की मदद से आपने निकाला है ना, ये किसकी मदद से, त्रिभुज के क्षेत्रफल से, त्रिभुज के क्षेत्रफल से। अगर तीनों एक ही रेखा पर है तो त्रिभुज बना ही नहीं रहे कुछ, है ना, तो अगर त्रिभुज नहीं बना रहे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। अब आगे आगे क्या, दूसरा तरीका है प्रवणता, और यह थोड़ा सरल है। आप ऐसा मानिए कि ए और बी नाम के दो बिंदु हैं, अगर इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा की प्रवणता ए और सी नाम के बिंदु से जोड़ने वाली रेखा की प्रवणता के बराबर है, तो भी ये दोनों रेखाएं या तीनों बिंदु संरेख है। देखो इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा की प्रवणता ये वाली रेखा, इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा की प्रवणता ये वाली रेखा। अगर इस केस में दोनों रेखाओं की प्रवणता बराबर है या इस केस में ये दोनों प्रवणता बराबर है तो ये संरेख है। तो सर फिर समांतर कैसे होगा। देखिए समांतर होने के लिए आप चार बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो बिंदु है और ये दो बिंदु है, अगर समांतर है तो इन दोनों से बनने वाली रेखा की प्रवणता और इन दोनों से बनने वाली रेखा की प्रवणता बराबर होनी चाहिए। तो यहां कुल चार बिंदु हैं, 1 2 3 4। अगर हम तीन बिंदु की बात करें, बोलता हूं कि मान लो ये दोनों बिंदु मिलके एक हो जाते हैं तो फिर इन दोनों को भी एक होना पड़ेगा, या फिर ये दोनों थोड़े आगे पीछे हो जाएंगे, हो तो सेम रेखा पर जाएंगे। तो वही कॉन्सेप्ट है कि अगर यहां पर आप संरेखता की बात करते हैं तो संरेखता के केस में तीन बिंदुओं के द्वारा, सिर्फ बिंदु तीन ही है, अगर दो रेखाएं समांतर है तो चार बिंदुओं से प्रवणता निकलेगी। यहां सिर्फ तीन बिंदु हैं, इन तीनों में से यहां की जो प्रवणता है वो यहां से यहां की प्रवणता के अगर बराबर है तो ये तीनों बिंदु संरेख है। मतलब किन्हीं भी दो बिंदु द्वारा बनने वाली प्रवणता बाकी के दो बिंदु के द्वारा बनने वाली प्रवणता के बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो यहां से आप बोल सकते हैं कि तीनों रेखाएं या तीन बिंदु संरेख है। संरेख का तरीका आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और भी तरीके होते हैं लेकिन अभी इतने दो ही हैं। चलिए बाकी आगे आगे आपको बताया जाएगा। चलिए, यदि तीन बिंदु h, k, x1 y1 x2 y2 एक ही रेखा पर हैं तो दिखाइए कि ऐसा ऐसा होगा। देखो आपको क्या दिखाना है, h माइनस x1 गुणा y2 माइनस y1 k माइनस y1 x2 माइनस x1, ये दोनों बराबर हैं। चलो ठीक है, सिंपल है। मान लीजिए तीन बिंदु हैं, पहला बिंदु P है h, k, दूसरा बिंदु Q है जिसका नाम है x1, y1, तीसरा बिंदु R है जिसका नाम है x2, y2। अभी मेरी बात सुनने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे कहूं कि PQ की प्रवणता कितनी है, अच्छा मैं PQ की प्रवणता क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि देखो यहां पर आपको h माइनस x1 चाहिए, वो ऐसे ही आ सकता है जब इनमें से इसको घटाएं। मतलब आपने निकाला PQ की प्रवणता, जिसे आप कह सकते हैं MPQ। कितना,
y में से y घटाओ, ठीक है, तो y में से y घटाओगे ना, ठीक है, तो y1 माइनस k बराबर x में से h घटाओ, x1 माइनस h। आपको प्रश्न में h माइनस x1 और k माइनस y1 चाहिए, मतलब इसका उल्टा चाहिए, तो आप दोनों जगह ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करके इनको आगे पीछे भी लिख सकते, चिंता की बात नहीं है, ये भी चलेगा, है ना, क्योंकि इसको करोगे तो माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा, उल्टा करोगे, इसको उल्टा करोगे तो माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा, चिंता की बात वो नहीं है। फिर आपको चाहिए y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, मतलब आपको इसमें से ये घटाना पड़ेगा। तो क्या आप आर क्यू की प्रवणता निकालेंगे? हमने आर पी की प्रवणता क्यों नहीं निकाली? क्योंकि प्रश्न में हमसे x2 माइनस h1 नहीं पूछा था, x2 माइनस x1 पूछा है, इसीलिए मैंने आर क्यू की प्रवणता निकाली। और अगर आर क्यू की प्रवणता निकाली तो इसे कह सकते हैं एम आर क्यू, ठीक है। तो एम आर क्यू किसके बराबर? y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। एक बात और मैं आपको यहां बता देता हूं, अगर एम पी क्यू और एम आर क्यू बराबर है, चूंकि पी क्यू आर संरेख है, संरेख है मतलब कोलिनियर है, इसीलिए एम पी क्यू बराबर एम आर क्यू होगा। और पता है, अगर एम पी क्यू एम आर क्यू दिया जाए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी क्यू आर जो है वो संरेख है, ये देखकर कि इन तीन बिंदुओं में, मतलब इन दोनों प्रवणताओं में एक बिंदु बराबर है। जैसे अगर आपको बोला जाए एम ए बी बराबर एम बी सी या एम सी डी, तो यहां पर आप नहीं बोल सकते कि ए बी और सी डी एक ही रेखा पर है। क्यों? क्योंकि यहां पर दो अलग अलग बिंदु है, ए बी इधर और सी डी उधर, ठीक है क्या? ये इधर ए बी और इधर सी डी। इसका मतलब ऐसे भी हो सकता है कि मान लो भाई साहब ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये सी है और ये डी है, और दोनों रेखाएं अगर समांतर है, लेकिन अगर यहां पर और यहां पर एक बिंदु कॉमन है, जैसे कि यहां Q है, अगर ये ना भी दिया जाए और आपको ये दिया जाए एम पी क्यू बराबर एम आर क्यू, दोनों में एक बिंदु क्यू क्यू बराबर है, मतलब ये तीनों बिंदु संरेख है। इस केस में समांतर रेखाएं भी हो सकती है, संरेख भी हो सकते हैं। समांतर का मतलब दो अलग अलग रेखाएं, संरेख का मतलब एक के ऊपर एक रेखाएं, है ना, मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है। समांतर का मतलब दो बिंदु यहां और दो बिंदु यहां, ठीक। तो अगर यहां ए बी और सी डी दोनों अलग अलग दिए हैं, तब मैं इस बात को नहीं बोल सकता कि ए बी सी डी चारों संरेख है। ये चारों संरेख भी हो सकते हैं या फिर दो अलग अलग रेखाओं पर भी हो सकते हैं, लेकिन यहां चूंकि एक बिंदु कॉमन है इसलिए संरेख की ही बात होगी। खैर, यह पहचानने का तरीका है। अब एम पी क्यू तो के माइनस वाई वन बटा एच माइनस एक्स वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब x2 माइनस x1 को इधर ले आओ, y2 माइनस y1 को उधर भेज दो, तो k माइनस y1 x2 माइनस x1 बराबर h माइनस x1 y2 माइनस y1। यही आपको सिद्ध करना था, आप चेक कर सकते हैं। k माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर h माइनस एक्स वन बराबर गुणा y2 माइनस वाई वन। सिद्ध, सरल सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। चलिए यार, प्रश्न नंबर 5 आपकी किताब की आकृति 10.0 में एक रेखिक गति का समय आकृति 10.9 में एक रेखिक गति का समय और दूरी का लेखा चित्र दिया है। समय और दूरी दो स्थितियां जब t बराबर 0 और d बराबर 2, t बराबर 0 d बराबर 2 ये वाला बिंदु है, ठीक है, और t बराबर 3 d बराबर 8 अंकित की गई है, ठीक है। ढाल की संकल्पना का प्रयोग करके गति का नियम ज्ञात कीजिए, अर्थात दूरी समय किस प्रकार आश्रित है। देखो, ये दोनों दो बिंदु इस रेखा पर आपको दिए हैं और आपको यह बोला है कि अगर समय का मतलब t है और दूरी का मतलब d है,
तो बताइए कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है ना, मतलब ये एक दूसरे से किस प्रकार आश्रित है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं समय को t मानता हूं, दूरी को d मानता हूं, तो इस रेखा पर कोई भी स्थित एक बिंदु t, d होगा, t, d होगा। तो क्या आप t और d में संबंध निकालने के लिए संरेख बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो मान लीजिए अपन इसको फिर से ऐसा लिख देते हैं कि यार ये बिंदु a है, a बिंदु का मान 0,2 है, b बिंदु का मान 3,8 है और c बिंदु का मान t, d है। आपको t और b किस नियम से बदलते हैं, मतलब t और d के बीच में क्या नियम है, क्या आपस में ये संबंध रखते हैं, ये निकालना है। तो कैसे करेंगे? इन दोनों के बीच की प्रवणता इन दोनों के बीच की प्रवणता के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ABC संरेख है। फटाफट हल करके दिखाओ कमेंट में कि t और d के बीच में क्या संबंध है। क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर, उम्मीद है आपने हल करके जवाब दिया होगा कि a से c का और a से b का जो प्रवणता है वो समान है। a से c की प्रवणता, a से b की प्रवणता, तो a से c की प्रवणता मतलब इसका y2 तो d के बराबर है, माइनस इसका y2 2 के बराबर है, इसका y1 t के बराबर है और इसका y2 इसका x1 0 के बराबर है। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। MAB, AB मतलब 8 में से 2 गए और 3 में से 0 गए। तो देखो यार, ये तो मिला d माइनस 2 बटा t बराबर 6/3। ऐसा ही है क्या? बिल्कुल। तो क्या मैं लिख सकता हूं d माइनस 2 बटा t 2 के बराबर, या फिर d बराबर 2t प्लस 2 के बराबर। ये आपका t और d में संबंध है। आप चाहे तो देख सकते हैं कि d बराबर हमेशा 2t प्लस 2 रहेगा। t मतलब वो संख्या जो x अक्ष पर लिखी है, d मतलब वो संख्या जो y अक्ष पर लिखी है। चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, जब t का मान 0 है, 0 रख के देखा तो d का मान 2 आना चाहिए, आ रहा है। जब t का मान 3 है तो 3 रख के देखा, 3 दूनी 6 प्लस 2 8, d का मान 8 आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे से इस नियम के अनुसार बदलते हैं। किताब में हो सकता है 2 को बाहर निकाल कर भी दे दिया हो। फिनिश। तो इस तरह से इस प्रश्न का जवाब आप लोग कर चुके हैं। डन है क्या? उम्मीद आपको अपने आप पर है क्या? आप अब इस प्रश्नावली को एक बार या इन तरह के सवालों को एक बार खुद से कर सकते हैं। इसके बाद की जो प्रश्नावली है 10.1 उसे एक बार खुद से करके देखिए। अभी करेंगे हम अगले लेक्चर में, उसको चिंता की बात नहीं है, लेकिन एक बार खुद से करके देखने में बड़ा मजा आता है। चलिए, यदि आप इन लेक्चर्स को YouTube पर लगातार देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ प्लेलिस्ट बनी है हर चैप्टर की, हर सब्जेक्ट की। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत आती है या फिर आप उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains पर जाइए। वहाँ पर जाने के बाद आप CBSE हिंदी माध्यम में कक्षा 11वीं को सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप कक्षा 11वीं को सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने वहाँ पर गणित विषय खुल जाएगा। गणित वाले सर का फोटो भी वहाँ लगा रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही अपन ने उसको क्लिक किया तो गणित विषय के बारे में जो जो आपको उस किताब में पढ़ाया जा रहा है, वो जैसे NCERT की किताब है तो NCERT के बारे में जानकारी, और यहाँ बहुत सी चीज़ें आपको दिखी रहेगी। बहुत सी चीज़ें मतलब आपको यहाँ पर बहुत सारे अध्याय दिखे रहेंगे। किसी भी एक अध्याय पे क्लिक किया तो उसमें पूरे अध्याय को कवर करने वाले जितने टॉपिक्स हैं उन सभी के वीडियो बने रहेंगे, प्रश्नावली के साथ, उदाहरण के साथ। किसी भी एक वीडियो पे क्लिक किया तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके सामने चलने लग जाएगी। इतना सा सिंपल तरीका है। बाकी आप सभी को पता ही है कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक ऑनलाइन शिक्षा पूरी तरह मुफ्त पढ़ाता है। मतलब इसके लिए आपको किसी व्यक्ति को कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको पढ़ते रहना है। आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, झारखंड से हो, यूपी से हो, MP से हो, महाराष्ट्र से हो, अगर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो तो बस आपको क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम वाला जो मेन चैनल है, उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।